अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना अगला चैप्टर जो है CVS मॉड्यूल का, वो है चैप्टर 10 डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर 10 में हम किस किस बारे में डिस्कस करेंगे, इसके चैप्टर का नेम पहले देख लेते हैं कि क्या है कि रिदमिकल एक्साइटेशन ऑफ द हार्ट। रिदमिकल क्या होता है कि एक रिदम में मूव करें, मतलब रिदम के जैसे आपको पता है कि हमारे पास पहले एट्रिया कंट्रैक्ट होते हैं, एट्रिया के कंट्रैक्ट होने के बाद हमारे पास वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होते हैं, तो ये एक हमारे पास रिदम है, ठीक है, रिदम है एक। या इसके अलावा अगर हमारे पास जो है वो कोई जनरेशन हो इम्पल्स की, जैसे हमारे पास पहले एसए नोड जनरेशन होती है और फिर वो एवी नोड में मूव करते हैं और फिर बंडल में मूव करते हैं, बंडल ब्रांचेस में, और फिर वहाँ से प्रिकंजी फाइबर्स और फिर वहाँ से पूरा वेंट्रिकल जो है वो कंट्रैक्ट करता है। ये सारा एक रिदम है, ठीक है। अगर इस रिदम में किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो हमारे पास जो है वो हार्ट अपना नॉर्मल फंक्शन प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो बेसिकली अब हम डिस्कस करने लगे हैं कि और एक बात यह है कि जो हमारे पास हार्ट है वो ऑटो रिदम है, कि ऑटो रिदम मतलब कि वो अपने इम्पल्स खुद जनरेट करता है, बाहर से उसे किसी भी किस्म के इम्पल्स नहीं मिलते, मतलब वो अपने इम्पल्स खुद जनरेट कर रहा होता है हार्ट हमारे पास। सो बेसिकली हम अपना टाइम वेस्ट किए बगैर अपने चैप्टर को जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। क्या है कि द ह्यूमन हार्ट हैज़ अ स्पेशल सिस्टम फॉर रिदमिकल सेल्फ एक्साइटेशन एंड रिपीटिव कंट्रक्शन अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख टाइम्स ईच डे और 3 बिलियन टाइम्स इन एवरेज लाइफ स्पैन के, मतलब एक दिन में हमारे पास जो हार्ट है वो कितनी दफ़ा कंट्रैक्ट होता है 1 लाख टाइम्स, और टोटल कितनी दफ़ा होता है 3 बिलियन टाइम। टोटल लाइफ स्पैन, टोटल लाइफ में, ये एवरेज लाइफ में कितनी दफ़ा हमारे पास हार्ट बीट करता है 3 बिलियन टाइम्स, ये है। और इसके अलावा इन्होंने क्या कहा हुआ है द इम्प्रेसिव फैक्ट इज़ परफॉर्म बाय द सिस्टम दैट जनरेट rhythmical electrical impulses to initiate rhythmical contraction of the heart muscles, conduct these impulses rapidly through the heart, ठीक है। when this system function normally the atria contract both about 1/6 of the second ahead, मतलब देखें एट्रिया पहले कंट्रैक्ट करता है 1/6 सेकेंड और फिर उसके बाद वेंट्रिकल हमारे पास कंट्रैक्ट करता है। यही इसमें पैराग्राफ में ये बात है, एक ये बात है और एक आप बिलियंस कितने, मतलब कितना टाइम में वो हार्ट हमारे पास जो है वो क्या करेगा, अपने बीट शो करेगा। ये आपने बात, दो चीज़ें बस याद रखनी है। इसके बाद इन्होंने नीचे वाले पैराग्राफ में क्या डिस्कस किया है, दिस रिदमिकल एंड कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट इज सस्टेबल टू डैमेज बाय हार्ट डिजीजेज स्पेशली बाय इस्कीमिया ऑफ द हार्ट टिश्यू, मतलब हमारे पास ये रिदमिकल और कंडक्टिव सिस्टम किस तरह डैमेज होंगे। सबसे पहले हमारे पास इस्कीमिया हो जाएगी। इस्कीमिया क्या होगा, इस्कीमिया हमारे पास जो हार्ट है, हार्ट के जो टिश्यूज़ हैं उनको हमारे पास ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हमारे पास क्या होगा, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हमारे पास एक बिज़ार सा जो है वो हार्ट रिदम स्टार्ट हो जाएगा, जिससे फिर हमारे पास क्या होगा, अपना नॉर्मल जो हार्ट रिदम है उससे थोड़ा ये हट जाएगा। इसके अलावा क्या होगा, द अफेक्ट इज़ ऑफन अ बिज़ार हार्ट रिदम हो जाएगा, अब नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ कंट्रैक्शन हो जाएगी चैम्बर्स की, और इसमें पंपिंग भी अफेक्ट होगा, और अगर इसे ट्रीट ना किया तो इवेंचुअली हमारे पास डेथ हो जाएगी। सो बेसिकली ये इस टॉपिक में ये स्टार्टिंग वाला हमारे पास इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ था। आगे से हम डिस्कस करते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 9 में डिस्कस किया था कि हमारे पास स्पेशलाइज्ड एक्साइटेटरी एंड कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट भी है, ठीक है। ये तीसरी काइंड है मसल की, जो हमारे पास एक एट्रियल मसल से, एक वेंट्रिकल मसल से, और एक हमारे पास स्पेशलाइज्ड एक्साइटेटरी एंड कंडक्टिव सिस्टम है। अब हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी हमारे पास। बेसिकली जो है फिगर 10.1 कौन सी हमारे पास, ये फिगर 10.1 है, ठीक है। इसमें फिगर 10.1 में क्या है कि पहले हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एट्रिया है, राइट एट्रियम है, ये हमारे पास क्या है, राइट वेंट्रिकुलर है, ये लेफ़्ट एट्रियम है, ये हमारे पास क्या है, लेफ़्ट वेंट्रिकल है। इन दोनों के दरमियान आपको पता है जो है यहाँ पे फाइबर्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, फाइबर्स स्ट्रक्चर जिसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ट्राइकस्पिड वॉल कहेंगे। यहाँ पे जो हमारे पास फाइबर्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे बाइकस्पिड वॉल, ठीक है। अब यहाँ पे तो फाइबर से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब फाइबर से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा तो हमारे पास फिर जो है इम्पल्स किस तरह मूव करेंगी, मतलब एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर की तरफ। तो बेसिकली हमारे पास देखें, हमारे पास जो है, हमारे पास यहाँ पे जो आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये आपको जो आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है किस तरह का, स्मॉल स्ट्रिप टाइप का स्पेशलाइज्ड कार्डिक मसल जो है आपको ये स्ट्रक्चर सा नज़र आ रहा है। स्ट्रिप टाइप जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहेंगे, साइनस नोड। साइनस नोड में हमारे पास एक्शन पोटेंशियल आया, एक्शन पोटेंशियल से हमारे पास इम्पल्स जनरेट हो, इन इम्पल्स ने जाना है यहाँ पे एवी बंडल में, ठीक है। ये जो है एवी बंडल में जाएगा, किसके थ्रू जाएगा, ये है हमारे पास इंटरनोडल पाथवे। एट्रिया से दूसरे एट्रिया के इंफीरियर पोर्शन तक जाएगा इंटरनोडल पाथवे
पाथवे के थ्रू, और अगर वो ऐसे नोड दूसरे चैम्बर मतलब लेफ़्ट चैम्बर की तरफ मूव करे तो किसके थ्रू, इंटर आर्टरियल पाथवे के थ्रू मूव करेगा। इसके बाद ये हमारे पास एवी बंडल है, एवी बंडल से फिर आगे से हमारे पास डिवीजन होगी किसकी, लेफ़्ट बंडल ब्रांचेस की, और ये दूसरा वाली राइट बंडल ब्रांचेस की, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास जो छोटे छोटे सिस्टम है, ये क्या है, ये हमारे पास प्रिकंजी फाइबर्स, और प्रिकंजी फाइबर्स से फिर हमारे वेंट्रिकल्स को सारा का सारा वेंट्रिकल को जितने भी मसल्स हैं उनको सारा एक्शन पोटेंशियल मिल जाएगा, मतलब इम्पल्स मिल जाएगी, और फिर वो क्या करेंगे, फिर वो कंट्रैक्ट होंगे। सो अब हम देखते हैं कि इस पैराग्राफ में इन्होंने क्या लिखा है। शो स्पेशलाइज्ड एक्साइटेटरी एंड कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट दैट कंट्रोल्स कार्डिक कंट्रैक्शन के, हमारे पास जितने भी कार्डिक कंट्रैक्शन होगी या रिलैक्सेशन होगी वो इसी स्पेशलाइज्ड एक्साइटेटरी और कंडक्टिव सिस्टम के थ्रू होगी। इसके अलावा क्या लिखा है इन्होंने, द फिगर शोज़ द साइनस नोड हमने अभी भी देखा जो सुपीरियर पोर्शन पे प्रेजेंट था, जिसको हम क्या कहेंगे, साइनोएट्रियल या ऐसे नोड भी कहेंगे, मोस्ट कॉमनली इसको ऐसे नोड ही कहा जाता है। इन विच नॉर्मल रेडिकल इम्पल्सेस आर जनरेटेड, कि यहाँ पे ही एक्शन पोटेंशियल आएगा और सबसे पहले इम्पल्स जनरेट होगी, ठीक है। इस जो ऐसे नोड है ना, इसने पूरे के पूरे जितने भी एवी बंडल्स हैं या प्रिकंजी फाइबर्स हैं इनके ऊपर अफेक्ट करना है, ठीक है। जितना हमारे पास ऐसे नोड में जितना हमारे पास इम्पल्स जनरेशन का टाइम होगा, जितना इम्पल्स जनरेशन की हमारे पास वेलोसिटी होगी, उसी वेलोसिटी ने इन सब के ऊपर इफेक्ट करना है। कि मतलब ये जो मेन पार्ट है, इस मतलब ये इनका बॉस है, इसने सारे आगे से ऑर्डर देना है इम्पल्सेस को कि तुमने किस तरह अब तुमने मेरे ही मुताबिक तुमने काम करना है, मेरी ही स्पीड से तुमने चलना है। इसके अलावा क्या है कि नॉर्मल रिदमिकल इम्पल्सेस आर जनरेटेड द इंटरनोडल पाथवे दैट कंडक्ट इम्पल्स फ्रॉम द साइनस नोड्स टू इंटर, मतलब हमने देखा ये इंटरनोडल पाथवे, हमने देख लिया इंटरनोडल पाथवे से हमारे पास कहाँ जाएगा, एवी नोड की तरफ जाएगा, इन विच इम्पल्सेस फ्रॉम द एट्रिया आर डिलेड बिफोर पासिंग इनटू द वेंट्रिकल्स। देखें, जब हमने कहा कि हमारे पास एट्रिया जो है वो प्राइमर पंप है हमारे पास एट्रिया, तो जाहिर है एट्रिया हमारे पास पहले कंट्रैक्ट होगा। एट्रिया जब हमारे पास पहले कंट्रैक्ट आएगा होगा तो जाहिर है वेंट्रिकल में जो फिर इम्पल्सेस जाएंगी वो थोड़ी लेट जाएंगी, तभी तो हमारे पास एट्रिया पहले कंट्रैक्ट होगा ना। तो इसमें यही कह रहे हैं कि एट्रिया में जो है वो इम्पल्सेस चले जाएंगे और फिर कुछ टाइम के बाद जो है वो वेंट्रिकल में एवी बंडल तक इम्पल्सेस जाएंगे और फिर हमारे पास आगे से कंट्रैक्शन होगी। विच कंडक्ट इम्पल्सेस फ्रॉम द एट्रिया इनटू द वेंट्रिकल, एवी जो है वो वेंट्रिकल को कंट्रैक्ट करवा रहा होता है ना बेसिकली, एंड द लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांचेज ऑफ द पुरकिंजी फाइबर विच कंडक्ट द कार्डिक इम्पल्सेस टू द ऑल वेंट्रिकल। फिर उसके बाद हमारे पास बंडल ब्रांचेस से हमने देखा, बंडल ब्रांचेस से आगे से हमारे पास सारे प्रिकंजी फाइबर्स जितने भी यहाँ तक गई और फिर यहाँ से हमारे पास जितने वेंट्रिकल मसल्स तक जाके सारी हमारे पास वेंट्रिकल की मूवमेंट होती है। सो बेसिकली हमारे पास इसमें ये लिखा था ज़्यादा इंट्रोडक्टिव पॉइंट्स। अब हम जो देखते हैं एसिड नोड जो इनका बॉस है, जिसने हमारे पास जो है इम्पल्स जनरेट करवानी है, जिस स्पीड से जनरेट करवानी है हम उसकी बात करेंगे। यहाँ पे क्या है कि द साइनस नोड इज़ अ स्मॉल फ्लैटेंड एलिप्सॉइड स्ट्रिप ऑफ द स्पेशलाइज्ड कार्डिक मसल के हमारे पास देखिए हमने यहाँ पे मैं आपको एक दफ़ा दोबारा शो करवा देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि इसमें ये क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए आपने ऐसे नोड देखा, ये वाला हमारे पास ऐसे नोड क्या है, ऐसे नोड हमारे पास क्या है, फ्लैट है। इसके अलावा क्या है, स्मॉल है ना, देखिए सुपीरियर प्रेजेंट है, राइट एट्रियम के सुपीरियर प्रेजेंट है। एलिप्सॉइड स्ट्रिप ऑफ द स्पेशलाइज्ड कंडक्टिव मसल है हमारे पास, ये अबाउट 3 मिलीमीटर वाइड, 15 मिलीमीटर लॉन्ग एंड 1 मिलीमीटर थिक। ये वाली चीज़ें इतनी नहीं पूछी जाती, इतना आप इसको जाहिर है इतनी छोटे छोटे जो आप चीज़ें इनका मेडिकल से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। तो इन सब जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जो आपको डेट्स वगैरह होती हैं, इसके अलावा आपसे कोई बहुत कम रेयर होती हैं जिनके हमारे पास डायमीटर या हमारे पास उनकी लेंथ इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन इसके अलावा दूसरी जो हमारे पास होती हैं वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती इनकी। तो आप बेसिकली इसको ना करें, इसको रहने दें। इट इज़ लोकेटेड इन द सुपीरियर, देखें सुपीरियर प्रेजेंट है, आपने देखा राइट एट्रियम की सुपीरियर प्रेजेंट है। पोस्टीरियर लेटर कहाँ प्रेजेंट है, पोस्टीरियर लेटरल प्रेजेंट है, ठीक है। पोस्टीरियर उसकी पोस्टीरियर और लेटरल साइड पे, ठीक है। यहाँ पे देखें ये लेटरल साइड पे प्रेजेंट है और इसकी पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट है। इसके अलावा कहाँ पे, वॉल्स ऑफ द एट्रियम इमीडिएटली बिलो एंड स्लाइडली लेटर टू द ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर वेना केवा। यहाँ पे आप दोबारा देख लें कि सुपीरियर वेना केवा के बिल्कुल ही नीचे लेटरली प्रेजेंट है कहाँ, कौन हमारे पास ऐसे नोड। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा इन्होंने कहा है द फाइबर्स ऑफ द नोड हैव ऑलमोस्ट कंट्रक्टाइल मसल फिलामेंट्स एंड और ईच ओनली 3 to 5
micrometers in diameter in contrast to the micrometers of the 10 to 5 micrometer from the surrounding atrial muscle fiber के जो ऐसे नोड के मसल फाइबर्स हैं वो हमारे पास क्या है, छोटे हैं। अब इनका जो है डायमीटर ना याद रखें, बस ये याद रख लें कि इनका जो हमारे पास मसल फाइबर्स हैं किसके, ऐसे नोड के जो मसल फाइबर हैं वो हमारे पास क्या हैं, स्मॉल हैं। और जो हमारे पास वेंट्रिकल के मसल फाइबर हैं वो हमारे पास क्या हैं, उनका डायमीटर हमारे पास ज़्यादा है। इसके अलावा however the SC node fibers connect directly with the atrial muscle fibers so that any action potential that begins then sinus node spreads immediately into the atrial muscle। हमने देखा कि हमारे पास जो है, हमने कहा कि ऐसे नोड जो है वो एट्रियल जितने भी मसल्स होते हैं उनके साथ डायरेक्टली अटैच है, ठीक है। ऐसे नोड एट्रियल मसल के साथ डायरेक्टली अटैच हैं, ज़ाहिर है डायरेक्टली अटैच हैं तो तभी हमारे पास इम्पल्स आएगा, तो फिर उसकी वजह से हमारे पास एट्रिया कंट्रैक्ट होंगे। और दूसरे चैम्बर्स के साथ हमारे पास किस तरह अटैच हैं, दूसरे चैम्बर से हमारे पास इंटर एट्रियल नोड के पाथ। अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, वो क्या है हमारे पास, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल रिदमिसिटी ऑफ साइनस फाइबर। सो बेसिकली हमने ऐसे नोड के बारे में डिस्कस किया, अब हम ये डिस्कस करेंगे कि ऐसे नोड में मतलब इलेक्ट्रिकल रिदमिसिटी और उसकी ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल रिदमिसिटी कैसे जनरेट होगी। तो सबसे पहले हमें पता है सम कार्डिक फाइबर सेल्स हैव्स कैपेबिलिटी ऑफ सेल्फ एक्साइटेशन का प्रोसेस, अ प्रोसेस दैट कैन कॉज ऑटो रिदमिसिटी, डिस्चार्ज एंड कंट्रक्शन। के मतलब जो है हमारे पास जो ऐसे नोड्स हैं वो अपने इम्पल्स खुद ब खुद जनरेट करती है, ठीक है। उसे कहीं और से इम्पल्स जनरेट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो अपने इम्पल्स खुद जनरेट करती है। बस आप ये याद रखिए, ऐसे जो हमारे पास जितने भी क्या हैं स्पेशलाइज्ड एक्साइटेटरी एंड कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट है ना, ये सारे जो है ऑटो रिदमिसिटी अपने इम्पल्स खुद जनरेट करती है। दिस कैपेबिलिटी है स्पेशली ट्रू ऑफ द फाइबर्स ऑफ द हार्ट स्पेशलाइज्ड कंडक्टिव सिस्टम इंक्लूडिंग द फाइबर्स ऑफ द साइनस नोड। ये वही बात है जो मैंने अभी भी की कि ऐसे नोड जो अपने इम्पल्स खुद जनरेट करेगी। फॉर दिस रीजन द साइनस node ordinarily contract the rate of the beat of entire heart as discussed in the later chapter। उन्होंने डिस्कस किया हुआ है कि ये हम, और इसके अलावा इसकी क्या रीज़न क्या है कि तकरीबन जितना भी हार्ट रेट कंट्रोल होगा ना वो किसके थ्रू कंट्रोल होगा, ऐसे नोड के थ्रू। मैंने आपको अभी भी बताया कि जो ऐसे नोड है वो क्या है, वो इन सब का बॉस है। वो बॉस है कि उसने अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग जितने भी एवी और जितने भी परकंजी सिस्टम है उस सब को अपने स्पीड के अकॉर्डिंग जनरेट करना है। तो इन सब का बॉस है, तो जितनी इसकी स्पीड होगी यानी जितना इसकी हार्ट रेट की स्पीड होगी उतने ही एवी और परकंजी और इससे के अकॉर्डिंग फिर पूरे के पूरे हार्ट की पूरा का पूरा हार्ट उतनी ही स्पीड पे चल रहा होगा। अब हम डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म्स ऑफ द साइनस नोड रिदमिसिटी। अब इनका मैकेनिज्म डिस्कस करने जा रहे हैं। फिगर 10.2 शोज एक्शन पोटेंशियल रिकॉर्डिंग फ्रॉम इनसाइड द साइनस नोडल फाइबर फॉर 3 हार्ट बीट्स एंड बाय द कंपैरिजन अ सिंगल वर्टिकुलर मसल फाइबर एक्शन पोटेंशियल। इन्होंने 3 हार्ट बीट फिगर हम देखते हैं 10.2 है क्या हमारे पास, ये है हमारे पास फिगर 10.2। ये फिगर 10.2 ये जो सारी आपको देख रहे हैं ये 3 हार्ट बीट्स हैं, ठीक है। 3 हार्ट बीट्स हैं ये। आपको पता है कि एक हार्ट बीट हमने उस दिन कार्डिक साइकिल डिस्कस किया था, यहाँ से लेके यहाँ तक एक हार्ट बीट होगी। या अगर ये वाला पॉइंट ले तो ये वाले पॉइंट तक हमारे पास एक कार्डिक साइकिल यानी एक हार्ट बीट होगी। तो इन्होंने हमारे पास क्या कहा, उन्होंने हमारे पास यहाँ पे 3 जो ली हैं, 3 हार्ट बीट ली हैं, किसकी 3 बीट ली हैं ऐसे नोड के। ये ऐसे नोड का तकरीबन एक्शन पोटेंशियल है। और ये वाला किसका एक्शन पोटेंशियल है, अब आप खुद मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये वाला किसका एक्शन पोटेंशियल है। हमने डिस्कस में इसको डिटेल में डिस्कस किया था कि ये हमारे पास किसका एक्शन पोटेंशियल है। इसमें क्या आपको स्टेट नज़र आ रही है, इसमें एक्शन पोटेंशियल जो है वेंट्रिकुलर मसल फाइबर का और इसके अलावा साइनस नोडल फाइबर के एक्शन पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब हम आगे चलते हैं कि हमारे पास यहाँ क्या डिस्कस किया हुआ है। शो एक्शन पोटेंशियल रिकॉर्डिंग फ्रॉम इनसाइड अ साइनस, ये हमने डिस्कस कर लिया। नोट दैट द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ द साइनस नोडल फाइबर बिटवीन डिस्चार्ज हैव अ नेगेटिविटी ऑफ अबाउट -55 to -60 मिलीवॉट्स इन कंपैरिजन विद -85 to -90 मिलीवॉट फॉर द वर्टिकुलर मसल फाइबर्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ना आप मार्क कर लें अपने बुक के ऊपर, ऐसे मार्क कर लें किसी स्टिकी नोट के ऊपर, इसको लिख लें ताकि आपको बार बार याद रहे कि इसमें। और जो हमारे पास एक्शन पोटेंशियल है किसका, रेस्टिंग मेम्ब्रेन, किसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन हमारे पास ऐसे नोड और इसके अलावा हमारे पास वेंट्रिकुलर मसल फाइबर का क्या डिफरेंस है। सो बेसिकली अब हम देखते हैं, देखें इन्होंने कहा हुआ एक्शन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन की बात की है। अब आप खुद देखें रेस्टिंग मेम्ब्रेन, वेंट्रिकुलर मसल फाइबर की रेस्टिंग मेम्ब्रेन हमारे पास क्या थी, कहाँ पे जा रही है, -85 तक जा रही है, मतलब -80 to -90 के दरमियान है, ठीक है। और जो हमारे पास ये है किसकी, वेंट्रिकुलर मसल, इसके अलावा हमारे पास ऐसे नोड की जो एक्शन पोटेंशियल ये कितनी है, -50 to -60 के दरमियान में है ये वाली सारी इसकी,
साइनस नोडल फाइबर की कितनी एक्शन पोटेंशियल है, किसके बीच है हमारे पास, इसकी तो थी हमने डिस्कस किया वेंट्रिकुलर मसल फाइबर की माइनस क्या हो गई -82 -90 और इसकी क्या हुई -52 -60। सो बेसिकली हमारे पास क्या है कि हमारे पास वेंट्रिकुलर मसल फाइबर है वो मोर नेगेटिव है, उसकी मोर जो है उसकी रेस्टिंग मेम्ब्रेन जो स्टेट है वो मोर नेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू द साइनस नोडल फाइबर। ये बात इन्होंने यहाँ पे डिस्कस की थी। अब इन्होंने क्या कहा कि ये हमने बात कर ली, इसके बाद क्या है दिस द कॉज ऑफ दिस lesser negativity is that the cell membrane of the sinus fibers are naturally leaky to the sodium and calcium ions and positive charges of the entering sodium and calcium ion neutral some of the intercellular membrane। so intercellular negativity इसमें इन्होंने क्या बात की है, इसमें इन्होंने ये कहा है कि हमारे पास जो लेस नेगेटिव -55 to -60 क्यों होती है, क्योंकि हमारे पास जो है जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन के ऊपर भी मतलब ये वाली जो स्टेट है ना, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देती हूँ कि ये आगे जाके आपको खुद पता चल जाएगा, लेकिन पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे ना ये जो इस वाली स्टेट है, ये वाली जो स्टेट है, ये वाली स्टेट है, इसके ऊपर ना यहाँ पे कुछ सोडियम जो लीकी चैनल सोडियम लीकी चैनल जो है यहाँ पे डिस्चार्ज होना शुरू हो जाते हैं, इसको हम फ़नी चैनल्स भी कहते हैं। ठीक है, ये सोडियम लीकी चैनल्स हैं, इसको हम फ़नी चैनल्स भी कहेंगे, ये यहाँ पे डिस्चार्ज होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास जो है एक्शन पोटेंशियल जो है किसका, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल किसका, साइनस नोडल फाइबर का थोड़ा कम हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पे, क्या हम बात करेंगे इसमें, क्या होगा कि हमारे पास जो है कैल्शियम और उस सोडियम लीकी चैनल्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास एक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इनडायरेक्टली कम हो जाएगा, सॉरी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल थोड़ा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब कहेंगे क्या है आगे बात की, बिफोर अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द रिदमिसिटी ऑफ द साइनस नोडल फाइबर फर्स्ट रिकॉल फ्रॉम द डिस्कशन ऑफ द चैप्टर 9। इसके बाद छोड़ें, इसमें हम देखें अब इन्होंने क्या कहा हुआ है, यहाँ पे है टाइप्स ऑफ द मेम्ब्रेन आयन चैनल्स दैट प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स इन काजिंग द एक्शन वोल्टेज चेंजेस ऑफ द एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल भी जो है ना इनका देखें, एक्शन पोटेंशियल में इनके ये इनका एक्शन पोटेंशियल जो है वो हमारे पास क्या उन्होंने कहा हुआ है कि हमारे पास जो एक्शन पोटेंशियल है, एक्शन पोटेंशियल जो है किस का जो हमारे पास ऐसे नोड है या इसके अलावा हमारे पास वेंट्रिकुलर मसल है, इनका एक्शन पोटेंशियल चेंज क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें क्या होगा, हमारे पास फॉस्फोडियम चैनल्स होंगे, क्या होगा हमारे पास फॉस्फोडियम चैनल्स होंगे, और दूसरा इसमें क्या होगा, इसमें पहले तो हमारे पास फॉस्फोडियम चैनल्स होंगे और दूसरा हमारे पास एल टाइप चैनल्स होंगे। ठीक है, और तीसरा इसमें पोटेंशियल चैनल्स होंगे, ये भी हमें पता है। ठीक है, हमें ये पता है कि हमारे पास क्यों होते हैं, हमने डिस्कस किया था स्केलेटन मसल, और इसके अलावा हमने जो वेंट्रिकुलर मसल फाइबर जो हमने एक्शन पोटेंशियल डिस्कस किया था उनमें ये था कि उनमें क्या कौन कौन से चैनल होते हैं, एक तो उसमें फॉस्फोडियम चैनल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन जो एल टाइप चैनल्स हैं वो आपको पता है स्केलेटन में नहीं होते हैं, स्केलेटन में नहीं होते, वो सिर्फ और सिर्फ किस में होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास वेंट्रिकुलर मसल फाइबर में होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जिसकी वजह से हमारे पास आपको पता था प्लेट्यू का एक स्टेट बनती है, ऐसे जो हमारे पास एक ऐसे स्टेट ये वाली प्लेट्यू वाली स्टेट बनी थी ना, ये बेसिकली इसी वजह से थी, कैल्शियम चैनल की वजह से। या इसके अलावा हमारे पास पोटेशियम चैनल होते हैं जो बेसिकली रिपोलराइजेशन का प्रोसेस करवा रहे होते हैं, आपको इसका भी पता है। आगे हम डिस्कस करते हैं क्या है, ओपनिंग ऑफ द फॉस्फोडियम चैनल फॉर द फ्यू टेंथ ऑफ द सेकंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड अपस्ट्रोक स्पाइक ऑफ द एक्शन पोटेंशियल ऑब्जर्व इन अ वेंट्रिकुलर मसल बिकॉज ऑफ द रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ द पॉजिटिव आयंस टू द इंटीरियर ऑफ द फाइबर। क्या है फॉस्फोडियम चैनल, इसको इसलिए कहेंगे कि क्योंकि ये बहुत जल्दी खुल जाते हैं, और बहुत जल्दी खुलने की वजह के साथ साथ ये बहुत जल्दी बंद हो जाएंगे। ये इस वक्त हम किसके सोडियम चैनल की बात कर रहे हैं, वेंट्रिकुलर मसल फाइबर के चैनल्स की बात कर रहे हैं, और वेंट्रिकुलर मसल के फॉस्फोडियम चैनल्स की बात करें कि ये बहुत जल्दी खुल जाएंगे, तकरीबन देख लिखा हुआ है फ्यू 10,000 ऑफ द सेकंड के, जो हमारे पास सेकंड का 10,000 वाला पार्ट है ना उसमें ये खुलेंगे, और उसी के तकरीबन थोड़े से टाइम में जल्दी से ये बंद हो जाएंगे। देन द प्लेटियो ऑफ द वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल इज कॉज प्राइमरी बाय द स्लो ओपनिंग ऑफ द स्लो सोडियम कैल्शियम चैनल्स। और आपको पता है कि जो प्लेटियो का स्टेट है वो किस वजह से होता था, यहाँ पे हमारे पास सारे फास्ट सोडियम चैनल ओपन होते हैं, आपको पता है यहाँ पे हमारे पास जितने भी फास्ट सोडियम चैनल थे वो वाले ओपन हुए थे, और प्लेट्यू वाले स्टेट में यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी अपस्ट्राइक आती है, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम की जो हमारे पास कैल्शियम की जो परमेबिलिटी है, मेम्ब्रेन की कैल्शियम परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर में थोड़ा नीचे जाके कैल्शियम की परमेबिलिटी हमारे पास क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, और जो पोटेशियम की परमेबिलिटी हमारे पास डिक्रीज़ हो जाती है, और कैल्शियम की परमेबिलिटी हमारे पास क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। इस वजह से हमारे पास ये वाला प्लेट्यू
ये वाला स्टेट आएगा और फिर यहाँ पे नीचे जाके दोबारा से कैल्शियम की परमेबिलिटी कम हो जाती है और रैपिड हमारे पास रिपोलराइजेशन का प्रोसेस हो रहा होता है और कैल्शियम की परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। सो बेसिकली इसमें उन्होंने उसी चीज़ को दोबारा रिकॉल किया हुआ है कि फर्स्ट फाइनली फिर उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास प्लेटियो स्टेट में कैल्शियम सोडियम चैनल्स ओपन हुए, जिसकी वजह से जो आपको पता है कि प्लेटियो हमारे पास 0.2 to 0.3 सेकंड तक लास्ट करता है, मतलब इतना टाइम पीरियड होता है हमारे पास प्लेटियो का। उसके बाद जो हमारे पास अमाउंट अगर देखें आप, अगर मेरा पिछली वाली वीडियो देखेंगे ना कार्डिक जो हमारे पास एक्शन पोटेंशियल के वेंट्रिकुलर मसल फाइबर की, तो वहाँ पे मैंने ये बातें डिटेल से डिस्कस की हैं। आपको इसको दोबारा मतलब समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो देखी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरी वो वाली वीडियो देखें ताकि आपको ईजिली इस सारे चैप्टर की समझ आ सके। इसके अलावा जो है इन्होंने क्या बात की हुई है, इसके अलावा उन्होंने रिपोलराइजेशन में उन्होंने कहा हुआ है पॉजिटिव पोटेशियम आइन आएंगे। ये हमें पता है कि रिपोलराइजेशन में पॉजिटिव पोटेशियम आएंगे और फिर हमारे पास दोबारा से रेस्टिंग लेवल आ जाएगी। ये हमने वेंट्रिकुलर मसल फाइबर को डिस्कस। Now there is written that however there is a difference in a function of these channels in the sinus nodal fiber because the resting potential is much less negative only -55 volts in the nodal fibers। पता है आपको इस बात का, instead of the -90 millivolts in the ventricular muscle fiber, इस बात का भी आपको पता है, ठीक है। At this level of the -55 millivolts the phosphodium channel mainly have already become inactivated, which means that they have become blocked। सो बेसिकली मैं अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताने जा रही हूँ, ये वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। देखें इधर मैं आपको आसान करके बताती हूँ। हमने पढ़ा कि हमारे पास -85 ये -85 मिलीवोल्ट्स है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल किसका, वेंट्रिकुलर मसल फाइबर का। ये है हमारे पास क्या है, -55 मिलीवोल्ट है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का किसका, साइनस नोडल फाइबर का। तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास जो है हमने पढ़ा कि साइनस नोडल फाइबर में हमारे पास जो फास्ट सोडियम चैनल्स हैं वो ओपन नहीं होते। फास्ट सोडियम चैनल्स ओपन नहीं होते, वो कहाँ पे ओपन होते हैं, वो हमारे पास वेंट्रिकुलर मसल फाइबर पे ओपन होते हैं। तो बेसिकली जो हमारे पास फास्ट सोडियम चैनल्स हैं ना वो क्या है, वो वोल्टेज डिटेक्टेड है, ठीक है। वोल्टेज डिटेक्टेड है, वोल्टेज डिटेक्टेड मतलब कि -85 मिलीवोल्ट जब वो डिडक्ट करेंगे वोल्टेज तब ही फास्ट सोडियम चैनल्स ओपन होंगे। लेकिन जो हमारे पास साइनस नोडल फाइबर है उधर हमारे पास -85 जा ही नहीं रही, उधर हमारे पास डायरेक्ट -55 पे आ रही है, ठीक है। -50 और 60 के दरमियान आ रही है। तो इधर हमारे पास इतनी वोल्टेज नहीं है जिसकी वजह से हमारे पास जितने भी सोडियम लीकी चैनल्स थे मतलब सॉरी फास्ट सोडियम चैनल्स थे वो यहाँ पे साइनस नोडल फाइबर में नहीं ओपन होंगे, ठीक है। इधर उन्होंने ये लिखा था। अब आगे क्या कहा हुआ है उन्होंने, द कॉज of this is that any time the membrane potential less negative than about -55 millivolts for more than a few milliseconds, the inactivated gates on the insides of the cell membrane that closes sodium फास्ट सोडियम चैनल्स बिकम क्लोज एंड रिमेन्स। सो ये वही बात मैंने आपको बताई कि -55 मिलीवोल्ट्स पे हमारे पास जो फास्ट सोडियम चैनल के जो इनएक्टिवेशन गेट्स हैं, ठीक है, जो उनकी इनसाइड पे प्रेजेंट हुए हैं वो क्या होंगे, वो खुलेंगे नहीं। वो तब खुलेंगे जब हमारे पास क्या होगी, -85 मिलीवोल्ट वोल्टेज आ जाएगी, तो तब उनके इनसाइड वाले जो सोडियम चैनल इनएक्टिवेशन गेट हैं वो खुलेगा। लेकिन यहाँ पर ये नहीं खुलेगा। Therefore only the slow sodium channels can open, कि यहाँ पे सिर्फ स्लो सोडियम चैनल्स खुले होंगे, फास्ट सोडियम चैनल्स जो हैं वो क्या होंगे, इनएक्टिवेटेड होंगे, वो हमारे पास नहीं खुलेंगे। अब उन्होंने क्या बात की हुई है, एंड देयर बाय कॉज, और फिर इससे हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन से फिर हमारे पास एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगी, ठीक है। एज अ रिजल्ट द एट्रियल नोडल एक्शन पोटेंशियल इज स्लोअर टू डेवलप दैन द एक्शन पोटेंशियल ऑफ द वेंट्रिकुलर मसल फाइबर। इसी वजह से जो हमारे पास एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, +20 दोनों का एक्शन पोटेंशियल है ना, देखिए इस डायग्राम में है कि +20 दोनों का एक्शन पोटेंशियल है, यहाँ पे +20 है। तो जो हमारे पास फास्ट सोडियम चैनल है, फास्ट सोडियम चैनल की वजह से हमारे पास जो वेंट्रिकुलर मसल फाइबर है उनका एक्शन पोटेंशियल जो है वो जल्दी गेन हो जाएगा, जबकि हमारे पास जो साइनस नोडल फाइबर्स हैं उनका एक्शन पोटेंशियल थोड़े से लेट ओपन होगा। इसमें उन्होंने यही लिखा हुआ है, ठीक है, यही लिखा है उन्होंने। आगे हम बात करते हैं सेल्फ एक्साइटेशन ऑफ द साइनस नोडल फाइबर, कि वो अपनी किस तरह सेल्फ एक्साइटेशन मतलब वो किस तरह ऑटो रिदम होते हैं, किस तरह अपने एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करते हैं। बिकॉज ऑफ द हाई सोडियम आयन कंसनट्रेशन इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, आपको पता है कि सोडियम है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा होता है और फिर वो कहाँ आउटसाइड से इनसाइड की तरफ मूव करता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा होता है तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होने की वजह से ज़्यादा होने की वजह से वो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में मूव करता है। आउटसाइड द नोडल फाइबर एज वेल एज मॉडरेट नंबर of the already open sodium channel positive sodium ions from the outside the fiber normally tend to leak to the inside, ठीक है।
अब इधर उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो नोडल फाइबर्स हैं वो थोड़े से, मतलब हमने डिस्कस किया कि जब हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है -55, जब हमारे पास पोटेंशियल है तो इस स्टेट पे जो हमारे पास इस स्टेट पे क्या होगा कि इस स्टेट पे हमारे पास जो है वो थोड़े से सोडियम चैनल्स थोड़े से लीकी होंगे। ठीक है, सोडियम यहाँ पे हमारे पास मेम्ब्रेन में जो चैनल्स प्रेजेंट है वो थोड़े से लीकी होंगे। इसकी वजह से थोड़े से सोडियम जो है वो अंदर जाना शुरू कर देंगे और अंदर जाने की वजह से स्लो हैं, अंदर जाने की वजह से थोड़े थोड़े हमारे पास क्या होना शुरू हो जाएगा, मेम्ब्रेन थोड़ी सी हमारे पास पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगी। Therefore, between heartbeats, influx of the positively charged sodium ion causes a slow rise in the resting membrane पोटेंशियल इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, और ये से हमारे पास जो है वो -55 से एक्शन पोटेंशियल स्लो होता इंक्रीज़ होता +20 पे आ जाएगा एक्शन पोटेंशियल हमारे पास। यही बात है, आगे है when the potential reaches a threshold voltage of about -40 millivolts, the L-type channels become activated, thus causing the action potential. Therefore, basically the inherent leakiness of the sinus nodal fiber to sodium and calcium channel causes self excitation। कि जब हमारे पास -40 मिलीवोल्ट आ जाएगी, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ ताकि आपको ईजिली बात समझ आ सके कि इन्होंने यहाँ पे क्या डिस्कस किया हुआ है। देखें, अब जब हमारे पास -40 मिलीवोल्ट यहाँ पे, तो इस वाले स्टेट पे ये जो हमारे पास सेल्फ एक्साइटेशन का स्टेट है यानी जो रेस्टिंग स्टेट है, यहाँ पे तो हमारे पास जो है वो कुछ फ़नी सोडियम चैनल्स होंगे, फ़नी जो है सोडियम चैनल्स जो हैं वो खुले होंगे जो अंदर जाना शुरू कर देंगे और हमारे पास मेम्ब्रेन पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगी। लेकिन 40 पे पहुँच के हमारे पास जो है कुछ थोड़े स्लो कैल्शियम चैनल्स ओपन होना शुरू हो जाएंगे। इसकी वजह से तो हमारे पास जो है एक्शन पोटेंशियल कौन करवा रहा है, दो चीज़ें करवा रही हैं, सोडियम चैनल भी एक्शन पोटेंशियल करवा रहा है और कैल्शियम जो चैनल्स हैं ये भी हमारे पास एक्शन पोटेंशियल गेन करवा रहे हैं। इसके बाद है why does the leakiness to sodium and calcium ions not cause the sinus nodal fiber to remain depolarized all the time। depolarize का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्शन के हमने कहा कि जो हमारे पास सोडियम और कैल्शियम चैनल्स ये पूछ रहे हैं कि वो हमेशा ही जो एट्रियल नोडल फाइबर हैं या उससे फिर एट्रियल नोडल फाइबर से हमारे पास मैसेज कहाँ जाना है, ज़ाहिर है हमारे पास मैसेज एट्रियल मसल में जाना है, तो एट्रियल मसल हमारे पास हमेशा ही डीपोलराइज यानी हमेशा ही कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं रहते। Two events occur when the course of action potential to prevent such a constant rate of depolarization। दो चीज़ों की वजह से हमारे पास depolarization इससे repolarization में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। वो क्या है, फर्स्ट L टाइप कैल्शियम चैनल्स बिकम इनएक्टिवेटेड। हमने डिस्कस किया है कि यहाँ पे जब हमारे पास एक्शन पोटेंशियल +20 आ जाएगा ना, +20 के बाद यहाँ पे जब नीचे की तरफ रिपोलराइजेशन की तरफ जाएगा तो हमारे पास जो L टाइप्स कैल्शियम चैनल्स थे वो क्या हो जाएंगे, क्लोज होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, एक तो ये क्लोज होंगे और दूसरा हमारे पास क्या होगा, एंड विद इन अबाउट 100 to 150 मिली सेकेंड। देखिए कितनी जल्दी से ये बंद हो जाएंगे, कितने 100 to 150 मिली सेकेंड के अंदर ये बंद होना शुरू हो जाएंगे। अपने खुलने के बाद कितना टाइम लेंगे बंद होने में, 100 to 150 मिली सेकेंड। एंड सेकेंड एट अबाउट द सेम टाइम ग्रेटली इंक्रीज नंबर ऑफ द, और दूसरा हमारे पास पोटेशियम, पता है पोटेशियम जो है वो कहाँ जाएगा, आउटसाइड मूव करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, किसकी वजह, पोटेशियम जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, आउटसाइड मूव करना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास रिपोलराइजेशन का सारा प्रोसेस आएगा। देयरफॉर इनफ्लक्स ऑफ द पॉजिटिव सोडियम एंड द कैल्शियम आयंस थ्रू L टाइप कैल्शियम चैनल सीजेज वाइल एट द सेम टाइम। वही बात है, कैल्शियम चैनल हमारे पास क्या है, वो कैल्शियम चैनल और सोडियम चैनल बंद होना शुरू हो जाएंगे और पॉजिटिव जो पोटेशियम आयन है डिफ्यूज़ आउट होना शुरू हो जाएंगे और मेम्ब्रेन हमारे पास दोबारा से इनसाइड नेगेटिव होना शुरू हो जाएगी और आउटसाइड क्या हो जाएगी, पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास रेस्टिंग पोटेंशियल गेन होना शुरू हो जाएगा। बोथ ऑफ दिस अफेक्ट रिड्यूस द इंट्रासेलुलर पोटेंशियल बैक टू द नेगेटिव रेस्टिव लेवल। इसकी वजह से हमारे पास इनसाइड नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यही बात की है उन्होंने। और उसके बाद जो है हमारे पास थोड़ा सा हाइपरपोलराइजेशन का स्टेट भी आएगी। यहाँ पे ये देखें थोड़ी सी हाइपरपोलराइजेशन की स्टेट आई है। ठीक है, हाइपरपोलराइजेशन की स्टेट में जो हमें पता है सोडियम चैनल कैल्शियम चैनल वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं बंद होने में, तो इस वजह से फिर हमारे पास थोड़ी सी हाइपरपोलराइजेशन की स्टेट आती है। The hyperpolarization state initially carries the resting membrane potential down to hyperpolarization की वजह से हमारे पास -50 to -60 मिलीवोल्ट आते हैं और उसके बाद हमारे पास सोडियम लीकी चैनल्स ऊपर से होना शुरू हो जाते हैं, जिससे फिर हमारे पास -40 पे जाके दोबारा से हमारे पास कैल्शियम चैनल्स ओपन होना शुरू हो जाते हैं। अब क्या है, why this is new state of hyperpolarization not maintained forever, कि हमारे पास हाइपरपोलराइजेशन की ही पहले उन्होंने कहा कि डीपोलराइजेशन की स्टेट ही हमेशा हमारे पास क्यों नहीं रहती, और अब उन्होंने कहा कि हाइपरपोलराइजेशन की स्टेट हमारे पास
पास क्यों नहीं रहती। इसकी वजह क्या है कि कुछ ही सेकंड के बाद एक्शन पोटेंशियल जब हमारे पास ख़त्म हो जाता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पे आ गया है अब वो अपने, तो हमारे पास क्या होगा, पोटेशियम चैनल जब हाइपरपोलराइजेशन में क्लोज हो गए, एक्शन पोटेंशियल जो है वो हमारे पास ख़त्म हो गया। अब वो जो हमारे पास एट्रियल साइनस नोडल फाइबर है वो अपनी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पे आ चुका है, मतलब -55 टू -60 पे वो आ चुका है मिलीवॉट पे। तो क्या होगा, the inward leaking sodium and calcium channel once again over the outflux of the potassium channel which causes the action potential to divert upward once more। कि दोबारा से वो प्रोसेस स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, दोबारा से हमारे पास जो है एल टाइप सोडियम और कैल्शियम चैनल्स हैं वो दोबारा से ओपन होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो हमारे पास इनसाइड की तरफ मूव करना शुरू कर जाएंगे, सेल के इनसाइड की तरफ मूव करेंगे, और सेल का इनसाइड होने की वजह से हमारे पास सेल इनसाइड जो है वो, तो ये दोनों सोडियम और कैल्शियम जो है पॉजिटिव है ना, देखिए सोडियम के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, कैल्शियम के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों की वजह से हमारे पास इनसाइड दोबारा से पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। इनसाइड जब दोबारा से पॉजिटिव होगा तो क्या होगा कि हमारे पास डीपोलराइजेशन की स्टेट जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे, अबाउट मतलब 40 मिली सेकेंड पे मिलीवॉट्स पे जाके ये सारा प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा, और फिर दोबारा से हमारे पास रेस्टिंग से एक्शन पोटेंशियल से हमारे पास क्या हो जाएगी, मतलब रेस्टिंग से हमारे पास डीपोलराइजेशन से हमारे पास क्या होगा, रीपोलराइजेशन, और रीपोलराइजेशन से हमारे पास हाइपरपोलराइजेशन, ये सारा प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये दो चीज़ें याद रखनी है कि डीपोलराइजेशन हमारे पास हमेशा ही डीपोलराइजेशन क्यों नहीं रहती, डीपोलराइज हमारे पास वो साइनस नोडल फाइबर हमेशा डीपोलराइज क्यों नहीं रहते, और वो जब अगर वो डीपोलराइजेशन से हमारे पास रिपोलराइजेशन में आ गए हैं, तो रिपोलराइजेशन के बाद हमारे पास हाइपरपोलराइजेशन होनी है। तो अब ये भी एक बात है, ये भी पूछा जाएगा कि हमारे पास साइनस नोडल फाइबर हमेशा ही हाइपरपोलराइज स्टेट में क्यों नहीं रहते। ये हम बातें डिस्कस कर चुके हैं पहले। अब जल्दी से हम नेक्स्ट मूव करते हैं, वो क्या है, इंटरनोडल एंड इंटरएट्रियल पाथवे ट्रांसमिट कार्डिक इम्पल्सेस थ्रू द एट्रिया। हमने डिस्कस किया था कि इंटरनोडल और इंटरएट्रियल पाथवे क्या था, कि ये देखें, ये हमारे पास एक हार्ट है, फॉर एग्जांपल ये हार्ट के हमारे पास चैम्बर्स हैं, ये हमारे पास राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकुलर, लेफ़्ट एट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकुलर, ये आपको पता है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए कि मैं क्या कह रही हूँ। सो बेसिकली देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या है, साइनस नोडल फाइबर है। ठीक है, ये साइनस नोडल फाइबर है। इन साइनस नोडल फाइबर ने यहाँ पे हमारे पास एवी नोड है, एवी नोड पर कैसे मूव करना है, यहाँ पे हमारे पास इंटरनोडल पाथवे है, अंदर एट्रिया के अंदर ही जो मूवमेंट होगी, मतलब वो इंटरनोडल पाथवे की होगी, और दूसरे ही लेफ़्ट एट्रियम में अगर उसने मूव करना है, लेफ़्ट एट्रियम में मूव करना है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, इंटर एट्रियल पाथवे होगा। ये हमारे पास सारा इंटर एट्रियल पाथवे होगा, इसकी वजह से फिर मसल्स जो हैं वो लेफ़्ट एट्रियम के जो मसल्स हैं वो सारी कंट्रैक्ट करेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने ये बात की है। अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। यहाँ पे क्या कहा उन्होंने, द एंड्स ऑफ द साइनस नोडल फाइबर कनेक्ट डायरेक्टली विद द सराउंडिंग, कि हमने पढ़ा कि साइनस नोडल फाइबर जो है वो डायरेक्टली एट्रियल मसल फाइबर से कनेक्ट होते हैं, तभी तो हमारे पास जो है अगर कंट्रैक्शन का कोई सिग्नल आएगा कि तुमने एट्रियल मसल फाइबर ने कंट्रैक्ट करना है, मतलब तो हमारे पास साइनस नोडल फाइबर में एक्शन पोटेंशियल आया है, जिससे हमारे पास डीपोलराइजेशन स्टेट में, और डीपोलराइजेशन स्टेट आगे से हमारे पास जो हमारे पास एट्रियम के मसल्स हैं उनके साथ डायरेक्टली अटैच होगा, तभी तो हमारे पास मैसेज सेंड होगा ना। अब है देयरफॉर एक्शन पोटेंशियल ओरिजिनेटिंग इन द साइनस नोडल ट्रेवल्स डाउनवर्ड आउटवर्ड इन दीज एट्रियल मसल फाइबर। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल जो है वो साइनस नोडल फाइबर में आने के बाद जो है वो क्या होगा कि वो कहाँ से मूव करेगा, वो आउटसाइड भी मूव कर सकता है। आउटसाइड का उनका क्या मतलब है कि वो लेफ़्ट एट्रियम में भी जा सकता है, किसके थ्रू, इंटर एट्रियल पाथवे के थ्रू। अब हम जो अगली बार डिस्कस करेंगे वो हमारे पास क्या है कि उन्होंने कहा हुआ है, इन दिस वे द एक्शन पोटेंशियल सेपरेट्स टू द एंटायर एट्रियल मसल एंड इवेंचुअली टू द, फिर इस तरह एवी बंडल की तरफ भी चला जाएगा और एट्रियल मसल की तरफ भी चला जाएगा। द वेलोसिटी ऑफ द कंडक्शन इज ऑलमोस्ट एट्रियल मसल इज़ अबाउट 0.3 सेकेंड। देखिए ये 0.3 सेकेंड मिली सेकेंड का ये डिले है, ये 3 सेकेंड ऑलमोस्ट डिले ही हुआ ना, टाइम लेगा इतना एवी बंडल तक जाने की वजह से, इसकी वजह से ही हमारे पास हार्ट की इफेक्टिवनेस तेज़ होती है। But conduction is more rapid, about 1 millisecond in several small bands of the atrial fibers। ठीक है, और जितना डिस्टेंस कम होगा उतना ही हमारे पास टाइम कम होगा, यही इन्होंने बात की है। One of these bands called the anterior interatrial bands passes through the anterior walls of the atria to the left atrium। ठीक है, मतलब
वही है, इंटरएट्रियल बैंड भी मैंने आपको बताया कि वो लेफ्ट एट्रियम की तरफ मूव होगा। इन एडिशन 3 अदर स्मॉल बैंड्स कर्व थ्रू द इंटीरियर लेटर एंड पोस्टीरियर एट्रियल वॉर्ड्स एंड टर्मिनेट इनटू द एवी नोड। इसके अलावा ये 3 बैंड्स ही भी है, ये भी आपने याद रखना है कि इंटर एट्रियल पाथवे के अलावा भी 3 बैंड्स होंगे जो एट्रिया के कहाँ मूव जो एवी बंडल तक कैसे जाएंगे, एट्रियल इंटीरियर जाएंगे, लेटरल और पोस्टीरियर। दीज आर वो 3 बैंड्स क्या हैं, इंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर इंटरनोडल पाथवे। ठीक है, एवी तक जा रहे हैं तो नोडल पाथ, इंटरनोडल पाथवे हैं, तो आगे से उनके 3 टाइप्स बैंड्स हैं। कौन से? एक हम कहेंगे इंटीरियर इंटरनोडल पाथवे, एक है मिडल इंटरनोडल पाथवे और एक पोस्टीरियर इंटरनोडल पाथवे। द कॉज of more rapid velocity of the conduction in these bands is the presence of the specialized conduction fibers। ठीक है, बेसिकली इनका जो हमारे पास जितने भी एक्साइटेटरी हैं और कंडक्शन फाइबर्स हैं, आपको पता है कि इनमें कंट्रैक्शन तो हो नहीं रही होती, तो बेसिकली कंडक्शन है, तो फिर कंडक्शन का जो है हमारे पास टाइम पीरियड भी जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, मतलब कंडक्शन हमारे पास या वेलोसिटी, कंडक्शन की वेलोसिटी हमारे पास कम होनी चाहिए ताकि वो जल्दी जल्दी जा सके। दीज फाइबर्स आर सिमिलर टू इवन मोर रैपिडली कंडक्टिंग। अब हमारे पास जो है एक हमने डिस्कस किया ऐसे के बाद एवी के बाद हमारे पास क्या है, पुरकंजी सिस्टम। ये पुरकंजी सिस्टम जो है ये बहुत ही ज़्यादा कम टाइम लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा इनका फास्ट जो है वो कंडक्शन होती है। आगे हम डिस्कस करते हैं कि पुरकंजी फाइबर्स की मूवमेंट क्या है और इनका सिस्टम क्या है, किस तरह प्रेजेंट है। देखें यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। सबसे पहले देखें, ये है हमारे पास इंटरनोडल पाथवे। यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल एस ए नोड प्रेजेंट है। एस ए नोड से ये है हमारे पास इंटरनोडल पाथवे। हमने 3 बैंड भी डिस्कस किए जो हमारे पास मिडल पोस्टीरियर इंटीरियर इंटरनोडल पाथवे थे, ये वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि इंटरनोडल पाथवे से अब ये हमारे पास क्या है, एवी नोड। ये कितना टाइम जो हमारे पास एवी से इंटरनोडल पाथवे के थ्रू एवी तक, एस ए से इंटरनोडल पाथवे के थ्रू एवी तक जाते हुए कितना टाइम लगेगा, 0.03 मिली सेकेंड का टाइम लगेगा। अब एवी से इसने कहाँ पे जाना है, एवी से इसने क्या जाना है, एवी बंडल तक। एवी बंडल तक जाना है तो हमारे पास कितना टाइम लगेगा, टाइम मज़ीद हमारे पास ना 0.09 सेकेंड लगेंगे। मतलब अगर हम बात करें एवी नोड से एवी बंडल तक 0.09 सेकेंड का टाइम लगेगा, लेकिन अगर हम बात डायरेक्टली करें तो अगर हम पूरे इकट्ठा करेंगे ऐसे नोड से आने के बाद वो एवी बंडल तक कितना आया तो उसमें 0.12 सेकेंड लगेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है वो इसके बाद जो कहाँ पे जाएगा, एवी बंडल से मूव करने के बाद ही हमारे पास लेफ़्ट राइट बंडल ब्रांचेस की तरफ मूव हुआ तो इसमें हमारे पास कितना टाइम लगा, 0.04 सेकेंड लगेंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर हम ऐड करें कि पहले 0.12 सेकंड लगे थे ऊपर से आते हुए, ऐसे नोट से आते हुए, तो मज़ीद अगर हम उसमें 4 ऐड करें तो हमारे पास कितना बनता है, 0.12 में 4 ऐड करें तो 0.16 बनता है। तो बेसिकली इसमें इन्होंने ये बात की हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम पीरियड बहुत पूछा जाता है कि इसमें कितना टाइम लगेगा, कितने मिली सेकेंड लगेंगे, तो आपने इसको याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। सो बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे नोड से क्या हुआ, ऐसे नोड से जो लेफ़्ट राइट बंडल ब्रांचेस की तरफ अगर सिग्नल आया है तो हमारे पास कितना टाइम पीरियड लगेगा, हमारे पास 0.16 मिली सेकेंड टाइम लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा MCQs में ये पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोडल डिलेज द इम्पल्स कंडक्शन फ्रॉम द एट्रिया टू द वेंट्रिकल। यही बात वही बार बार है कि इंटीरियोवेंट्रिकुलर नोड से इम्पल्स जाएगा एट्रियो टू द वेंट्रिकल। ठीक है, तो इसमें हमारे पास टाइम पीरियड जो है वो क्यों, मतलब आपको पता है कि जो एवी है वो कहाँ पे, एट्रिया के इंफीरियरली प्रेजेंट है, तो इसी नहीं आगे वेंट्रिकल में मैसेज भेजना है ना, तो इसकी वजह से वो कह रहे हैं कि डिले क्यों होता है। डिले बेसिकली यही है ना कि इफेक्टिवनेस को इंक्रीज़ करने के लिए, हार्ट की इफेक्टिवनेस को, क्योंकि एट्रिया तो प्राइमर पंप है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं द एट्रियल कंडक्टिव सिस्टम इज़ ऑर्गेनाइज सो डैट द कार्डिक इम्पल्स डज नॉट ट्रेवल फ्रॉम द एट्रिया इनटू द वेंट्रिकल टू रैपिडली। इस तरह होता है, इसलिए इसका सिस्टम ये है कि टू रैपिडली क्या है हमारे पास जो है ज़्यादा जल्दी ना जा सके। दिस डिले अलाउज टाइम फॉर द एट्रिया टू एम्पटी द ब्लड इनटू द वेंट्रिकल बिफोर वेंट्रिकल कंट्रैक्शन बिगन। ठीक है, आज समझ आ रही है आपको इसकी। इट इज़ प्राइमरली द एवी नोड एंड इट्स एडजेसेंट कंडक्टिव फाइबर दैट डिले द ट्रांसमिशन इनटू द वेंट्रिकल। ठीक है, ये एवी नोड की वजह से क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, डिले होगा एवी नोड की वजह से। द एवी नोड इज़ लोकेटेड इन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द राइट एट्रियम। ठीक है, एवी नोड कहाँ पे लोकेटेड है, राइट एट्रियम के इंफीरियर और पोस्टीरियर वॉल पे लोकेटेड है, बिहाइंड द ट्राइकिस्पिड वॉल। पोस्टीरियर प्रेजेंट है तो जाहिर है ट्राइकिस्पिड वॉल के बिहाइंड प्रेजेंट है। यहाँ पे फिगर्स 10.3 जो है वो डायग्राम कौन सी है हम देख लेते हैं ताकि ये वही डायग्राम है। ठीक है, यहाँ ये है एवी नोड,
ठीक है, ये AV नोड है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, पोस्टीरियर प्रेजेंट है किसके, राइट कंडक्शन विद द इंटायर एंटरिंग इन एट्रियल इंटरनोडल पाथवे फाइबर्स एंड द एग्जिस्टिंग AV बंडल। ठीक है, ये डायग्राम में हमने देख लिया। द फिगर आल्सो शोज अप्रॉक्सीमेटली टाइम इंटरवल, ये भी मैंने आपको बता दिया है कि इतना टाइम इंटरवल लेगा इन द फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड बिटवीन द इनिशियल ऑनसेट ऑफ द कार्डिंग पल्स। ऐसे नोड में जो हमारे पास इम्पल्स जनरेट हुई उसके बाद जो है वो बंडल ब्रांचेस तक जाते हुए कितना टाइम लेगा, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। एंड ये सब्सिक्वेंट अपीयरेंस इन द AV नोडल सिस्टम, और फिर ये नोडल सिस्टम में किस तरह अपीयर होगा, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। देखिए, अब उन्होंने डिटेल में बताया हुआ है, वही बात है, दोबारा से हम देख लेते हैं। नोट एट द इम्पल्स आफ्टर ट्रैवलिंग थ्रू द इंटरनोडल पाथवे रीचेज द AV नोड एट, हमने डिस्कस किया कि ऐसे नोड से जनरेट होने के बाद AV नोड पे आने तक वो कितना टाइम लेगी, 0.03 सेकंड का लेगी। आफ्टर इट्स ओरिजिन इन अ साइनस नोड देन देयर इज़ अ डिले ऑफ अनदर 0. और उसके बाद एक 0.09 सेकंड का डिले होगा इन AV नोड। ठीक है, AV नोड से इटसेल्फ बिफोर इट्स इम्पल्स एंटरिंग द पेनिट्रेटिंग पोर्शन ऑफ द AV बंडल तक जाते हुए कितना टाइम लेगी, 0.09 सेकंड का। और उसके बाद जो है एक और डिले आएगा, कौन सा, कितना, 0.04 सेकंड का। कहाँ पे उसने जाना है, जब तक उसने AV बंडल से लेफ़्ट राइट बंडल ब्रांचेस तक पहुँचना है, तब तक उसे 0.04 सेकंड का डिले लगेगा। तो कितना हमारे पास डिले हुआ, 0.16 सेकंड का डिले हुआ हमारे पास, which is composed of the multiple small fascia passing through the fibrous tissue separate atria from the ventricle। ये हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो है ये जो हमारे पास नोडल पाथवे है, ये थोड़े स्मॉल जो है हमारे पास क्या होंगे, फाइब्रस टिश्यू होंगे जो बेसिकली एट्रिया को वेंट्रिकल से मतलब एट्रिया को वेंट्रिकल से अलग कर रहे होंगे, सेपरेट कर रहे होंगे। थस द टोटल डिले इन द AV नोडल एंड द AV बंडल सिस्टम इज अबाउट 0.3 सेकेंड। ठीक है, AV नोडल और AV बंडल में कितना टाइम लगेगा, 0.13 सेकेंड का। ठीक है, ऐसे नोड की बात नहीं हो रही, AV नोडल से AV बंडल तक कितना टाइम लगेगा, 0.13 सेकेंड का। दिस डिले इन एडिशन तो इनिशियल कंडक्शन ऑफ द 0.03 जो है वो ऐसे जो कंडक्शन है ऐसे से बाद जो आगे ऐसे नोड से आगे जो हमारे पास इंटरनोडल पाथवे के थ्रू AV तक जाएगा, इसमें कितना टाइम लगेगा, 0.03। और ये टोटल हमारे पास 0.13 और 0.03 जब हमारे पास मिल जाए तो 0.16 सेकेंड का टाइम लगेगा हमारे पास। ठीक है, ये बार बार इन्होंने इसी वजह से बताया हुआ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम डिस्कस करेंगे कॉजेज ऑफ द स्लो कंडक्शन। द स्लो कंडक्शन इन अ ट्रांजिशनल नोडल एंड द penetrating AV bundle fiber is caused mainly by the diminished number of the gap junction between successive cells in the conduction pathway। ठीक है, AV बंडल में स्लो कंडक्शन क्यों होगी, क्योंकि हमारे पास जो है सेल और सेल के दरमियान हमने उस स्टार्टिंग पे पढ़ा था कि इंटरकलेटेड डिस्क होती हैं। इंटरकलेटेड डिस्क हमने पढ़ा था, ये हमारे पास दो सेल हैं, इनके दरमियान हमारे पास ये इंटरकलेटेड डिस्क प्रेजेंट है। इस इंटरकलेटेड डिस्क जो है वो गैप जंक्शन के तौर पर काम करती है, इसकी वजह से ही हमारे पास कोई एक्शन पोटेंशियल आएगा वो तो दूसरे सेल की तरफ मूव होगा। तो इसमें हमारे पास गैप जंक्शन कम है जिसकी वजह से हमारे पास डिले होगा, डिले ज़्यादा है हमारे पास। बिकॉज सक्सेसफुल इन द कंडक्शन पाथ है सो देयर इज अ ग्रेट रेजिस्टेंस टू द कंडक्शन ऑफ द एक्साइटेटरी एंड फ्रॉम द कंडक्टिंग फाइबर टू द नेक्स्ट। ठीक है, यही उन्होंने बात किया कि हमारे पास क्या है, गैप जंक्शन कम है, इंटरकलेटेड डिस्क जो है उसमें गैप जंक्शन थोड़े से कम है। रैपिड ट्रांसमिशन इन द वेंट्रिकुलर प्रोकेंजी सिस्टम, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोकेंजी सिस्टम। मोस्ट जो है इंपॉर्टेंट है, मतलब इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। बेसिकली स्पेशल प्रोकेंजी फाइबर्स लीड फ्रॉम द AV नोड थ्रू द AV बंडल इनटू द वेंट्रिकल। ठीक है, AV नोड से मैसेज आएगा कहाँ पे, AV बंडल तक, और AV बंडल से कहाँ पे जाएगा, फिर प्रोकेंजी सिस्टम से। और प्रोकेंजी सिस्टम जो कनेक्ट है, डायरेक्टली कनेक्ट है किसके, वेंट्रिकुलर मसल्स के साथ। यानी हमारे पास एपिकार्डियम, एंडोकार्डियम, या हमारे पास जितना भी हमारे पास क्या है एपिकार्डियम, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, इनके साथ जो है वो हमारे पास डायरेक्टली अटैच है। एक्सेप्ट फॉर द इनिशियल पोर्शन ऑफ दिस फाइबर वेयर दे पेनिट्रेट द AV फाइबर्स बैरियर, दे हैव फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक दैट आर क्वाइट ऑपोजिट ऑफ दैट ऑफ AV नोडल फाइबर के। मतलब ये AV नोडल फाइबर से किस तरह डिफरेंट है, दे आर वेरी लार्ज फाइबर, इवन लार्जर देन द नॉर्मल वेंट्रिकुलर मसल फाइबर्स। हमने पढ़ा था कि ऐसे नोडल फाइबर में जो हमारे पास ऐसे नोड में जो हमारे पास मसल फाइबर है ना, उनका डायमीटर कम है, लेकिन जो प्रोकेंजी फाइबर्स हैं वो AV नोडल फाइबर से किस तरह डिफरेंट है कि उनमें जो है हमारे पास जो है वो ज़्यादा है, क्या कि उनका मसल फाइबर्स जो हैं वो ज़्यादा है, किससे, वेंट्रिकुलर मसल फाइबर जो उसके इर्द गिर्द वेंट्रिकुलर मसल फाइबर्स हैं उससे भी ज़्यादा है। सो आपने ये डिफरेंस याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है कि AV नोडल फाइबर और जो हमारे पास प्रोकेंजी सिस्टम है इनमें क्या डिफरेंस है, इसके ऊपर स्टार लगा लें आप।
ट्रांसमिट एक्शन पोटेंशियल है द वेलोसिटी ऑफ, देखिए कितनी वेलोसिटी से ये लेके जा रहा है 1.5 to 40 मिली सेकेंड, वेलोसिटी अबाउट 6 times that in usual ventricular muscles and 150 times in some of the AV nodal fibers। देख ले Purkinje सिस्टम की कितनी ज़्यादा वेलोसिटी है कि AV नोड से तकरीबन 150 टाइम्स ज़्यादा है। ये हमारे पास क्या कितना टाइम है इसका 1.5 to 4 मिली सेकेंड टाइम ले रहा है ये कहाँ जाने के लिए, वेंट्रिकुलर मसल फाइबर तक जाने के लिए 4 मिली सेकेंड। This velocity allow almost instantaneous transmission of the coordinating impulse throughout the entire remainder of the ventricular muscle fiber के इसकी वजह से Purkinje फाइबर की वजह से हमारे पास सारे वेंट्रिकुलर मसल उनकी तरफ जो है इम्पल्स जानेंगे, उसकी वजह से हमारे पास कंट्रैक्शन होगी। तो बेसिकली हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से हमारे पास एक सिंसीटियम क्रिएट होगा। ठीक है, सिंसीटियम ही क्रिएट होगा ना कि मतलब फिर इकट्ठे हमारे पास तमाम वेंट्रिकुलर मसल फाइबर जो है वो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। द रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल बाय द Purkinje फाइबर इज बिलीव्ड टू बी द कॉज ऑफ एट अ वेरी हाई लेवल ऑफ द परमेबिलिटी ऑफ द गैप जंक्शन। इसमें गैप जंक्शन ज़्यादा हैं। एवी जो बंडल है उसमें गैप जंक्शन हमारे पास कम थे। एट द इंटीग्रेटेड इसमें गैप जंक्शन प्रेजेंट है, मैंने आपको ये बता दिया है। देयरफॉर आयंस आर ट्रांसमिटेड इजीली फ्रॉम सेल टू द, फिर आयंस मूव करेंगे तभी तो हमारे पास जो है एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट होगा। सो बेसिकली आयंस इंटीग्रेटेड गैप जंक्शन के थ्रू आयंस हमारे पास ईजिली मूव करते हैं। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं, वो क्या है हमारे पास वन वे कंडक्शन थ्रू द ईवी बंडल। ईवी बंडल के से जो वन वे कंडक्शन किस तरह होगा। अ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ईवी बंडल इज द इनएबिलिटी एक्सेप्ट इन नॉर्मल स्टेज ऑफ एक्शन पोटेंशियल टू ट्रैवल बैकवर्ड फ्रॉम द वेंट्रिकल टू द एट्रिया। द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रिवेंट्स री-एंट्री ऑफ द कोऑर्डिनेटिंग इंपल्स बाय दिस रूट फ्रॉम द वेंट्रिकल टू द एरिया अलोंग ओनली फॉरवर्ड कंडक्शन ऑफ द। यही वही बात है कि हमारे पास जो है ईवी बंडल में अगर कोई मैसेज आ गया है तो ईवी बंडल ने वो मैसेज जो है वो दोबारा जो ईवी बंडल के ऊपर क्या प्रेजेंट है, ईवी नोड प्रेजेंट है, तो वो ईवी नोड में मैसेज नहीं जाएगा। जिस तरह जो है हमारे पास जो नॉर्मल हार्ट, मतलब अब नॉर्मेलिटी में तो हो सकता है लेकिन अगर हम नॉर्मल हार्ट की बात करें तो हमारे पास ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकुलर में जाता है। ठीक है, एट्रिया से वेंट्रिकुलर में जाता है। कभी आपने ये सुना हो कि एक नॉर्मल जो है नॉर्मल इंसान है, बिल्कुल फिट है, कोई भी आपने उसके जो है टेस्ट किए हैं, मतलब उसके ईसीजी वगैरह की है, उसमें किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसका ब्लड फिर भी वेंट्रिकुलर से एट्रिया में जा रहा है, नहीं, ऐसे पॉसिबल नहीं होता। हमारे पास ये विच इज़ फिगर 10.3 दिस barrier normally act as insulator to prevent passage of the coordinating impulse between atrial and ventricular muscles through any other route beside forward conduction through EV bundles and drain intenses. An abnormal muscle bridge does penetrate the fibrous barrier elsewhere beside it. A EV bundle under certain condition the coordinating impulse can re-enter the atria from the ventricle and cause serious cardiac arrhythmia. Basically इन्होंने क्या कहा है, ये हमारे पास हार्ट है, ठीक है, राइट एट्रियम है और ये राइट वेंट्रिकुलर है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि हमारे पास यहाँ पे सारा ट्राइक्स्पिड वॉल, फाइब्रस ट्राइक्स्पिड वॉल प्रेजेंट है। ठीक है, इसकी वजह से हमारे पास क्या है कि बैक फ्लो नहीं होता। ठीक है, अगर ये हमारे पास कोई एरिथमिया, हमारे पास किसी भी किस्म की अब नॉर्मल कंडीशन हो जाएगी तो फिर ये हमारे पास ट्राइक्स्पिड वॉल जो है वो अपना फंक्शन प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो बेसिकली हम फिलहाल ये बात नहीं कर रहे, हम ये बात करें कि ठीक है हमारे पास सब जगह पे क्या प्रेजेंट है, हमारे पास सारी जगह पे, इस वाली सारी जगह पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, हमारे पास यहाँ पे ट्राइक्स्पिड वॉल प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा साइड पे करके ना, अगर हम साइड वाली मूवमेंट की बात करें, यहाँ पे साइड पे करके हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है क्या, हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे एवी बंडल है। इस एवी बंडल के थ्रू ही हमारे पास राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान कनेक्शन होता है। ठीक है, अगर हमारे पास जो ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो बैरियर है ये ना होता तो क्या होना था कि कोई इंपल्स आ रही है, उस इंपल्स ने इधर मूव करना है, उसका कोई भी हमारे पास क्या है, उसकी कोई अप्रोप्रिएट मूवमेंट नहीं है, जहाँ मर्जी वो जाए जा रही है। ठीक है, एक बिज़ार सा एरिथमिया सी कंडीशन हमारे पास हो जाएगी। और अगर हमने डिस्कस किया कि अगर हमारे पास यहाँ पे कोई अब नॉर्मल कंडीशन हो जाएगी तो फिर क्या होगा, हमारे पास एरिथमिया हो जाएगा, इंपल्स जहाँ मर्जी मूव करेगी, जिस मर्जी को कहेगी अब तुमने कंट्रैक्ट करना है, अब तुमने रिलैक्स करना है। तो बेसिकली इसमें इन्होंने यही बात की थी। ठीक है, इसको आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, आपको खुद ही समझ आ जाएगी। जैसे मैंने पढ़ तो दिया लेकिन आप खुद एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द Purkinje फाइबर्स इन द वेंट्रिकुलर लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांचेज। अब हम Purkinje फाइबर्स की बात करेंगे। आफ्टर पेनिट्रेशन द फाइबर्स टिश्यू बिटवीन द एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर मसल्स द डिस्टेंट पोर्शन ऑफ द EV बंडल पासिस डाउन इन अ वेंट्रिकुलर सेप्टा फॉर 5 to 15 millimeters टुवर्ड द एपेक्स ऑफ द हार्ट। ठीक है, हमने डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास हार्ट है, ये वाली इसकी बेस है, ये वाली क्या है, इसकी एपेक्स है। तो हमने डिस्कस करना था कि यहाँ पे हमारे पास ऐसे नोड थे, यहाँ पे हमारे पास एवी नोड थे, यहाँ पे हमारे पास थोड़े से नीचे आके बंडल ब्रांचेस थी ये वाली। अब ये बंडल ब्रांचेस ने एवी नोड के थोड़ा सा नीचे आने कितना 5 to
15 मिलीमीटर जब ये नीचे आएगा, ठीक है, एपेक्स की तरफ, देखें एपेक्स की तरफ ही मूव हो रहा है ना, तो अब इसने लेफ़्ट और राइट बंडल ब्रांचेस की तरह डिवाइड हो जाना है। ये हमारे पास क्या होगी, लेफ़्ट और राइट बंडल ब्रांचेस इसने डिवाइड हो जाना है। बेसिकली इसमें उन्होंने यही कहा है। हम आगे देख लेते हैं आगे उन्होंने क्या बात की है। आगे उन्होंने बात की है ईच ब्रांच इज स्प्रेड डाउनवर्ड टुवर्ड द एपेक्स ऑफ द वेंट्रिकल प्रोग्रेसिव डिवाइड इनटू द स्मॉलर ब्रांचेस। दिस ब्रांचेस इन टर्न कोर्स डिवाइड अराउंड ईच वेंट्रिकल चैम्बर एंड बैकवर्ड एंड बैक टुवर्ड द बेस ऑफ द हार्ट। क्या है देखिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको दोबारा से यहाँ पे बताती हूँ, आगे से भी हम पढ़ लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। द एंड्स ऑफ द Purkinje fibers penetrate about 1/3 of the way into the muscle mass and finally become continuous with the cardiac muscle fiber। देखिए अब हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं हार्ट की, फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये है हमारे पास एक हार्ट। यहाँ पे हमने डिस्कस किया ऐसे नोड, AV नोड, थोड़ी सी बंडल ब्रांचेस, यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, यहाँ पे हमारे पास राइट बंडल ब्रांचेस, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हमने डिस्कस किया, 5 to 15 मिलीमीटर नीचे आने के बाद वो AV बंडल में ब्रांच होगी। अब बंडल ब्रांचेस में डिवाइड होगी। अब बंडल ब्रांचेस ने थोड़ा सा एपेक्स की तरफ और नीचे आना है, देखिए, और नीचे आई, और नीचे आने के बाद जो है वो क्या हुआ कि इसने और स्मॉलर ब्रांचेस में ये डिवाइड होगी, ठीक है। इस तरह ये मज़ीद स्मॉलर ब्रांचेस में डिवाइड होगी। किसके साथ कनेक्शन कर लिया, वेंट्रिकुलर मसल फाइबर के साथ इसने डायरेक्टली कनेक्शन कर लिया। जो अब ये हमारे पास ब्रांचेस हैं, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे Purkinje सिस्टम, इसको हम कहेंगे Purkinje फाइबर्स, ठीक है। यही इन्होंने यहाँ पे बात की है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, क्या लिखा है, द टोटल elapsed time average only 0.02 second from each time the cardiac impulse enters the bundle branches in the ventricular septum until it reaches the termination of the Purkinje fibers। क्या कहा उन्होंने कि 0.03 सेकंड का टाइम लगता है कि जब तक हमारे पास जो बंडल ब्रांचेस से वेंट्रिकुलर सेप्टम में क्या कहेगा किसके थ्रू, Purkinje फाइबर्स की टर्मिनेशन तक हमारे पास 0.0 तब तक इम्पल्स ना आए तब तक हमारे पास 0.03 सेकंड का टाइम लगेगा। Therefore once the cardiac impulse enters the ventricular Purkinje condition it spread almost immediately to the entire। इसमें यही बात है कि हमारे पास जैसे ही हमारे पास Purkinje सिस्टम की टर्मिनेशन पे हमारे पास क्या इम्पल्स आई तो बहुत ही ज़्यादा रैपिडली मूवमेंट हो गया। हमने डिस्कस किया कि 4 मिली सेकेंड का टाइम लगता है और हमारे पास तमाम वेंट्रिकुलर मसल फाइबर तक वो सारी इम्पल्स मूव कर जाती है। तो इसमें इन्होंने ये बात की। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इन्होंने क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है ट्रांसमिशन ऑफ द कार्डिक इम्पल्स इन द वेंट्रिकुलर मसल्स। के वेंट्रिकुलर मसल में ट्रांसमिशन किस तरह, हमने देखे टॉपिक पॉइंट मतलब हमने स्टेप हमने मूवमेंट की, स्टेप हमने डिस्कशन की कि हमारे पास कैसे ट्रांसमिशन होगी, ऐसे नोड से एट्रियल मसल में कैसे होगी, फिर हमारे पास AV नोड में किस तरह होगी, फिर हमारे पास बंडल ब्रांचेस से किस तरह होगी, फिर हमने Purkinje सिस्टम में किस तरह मूवमेंट होगी। अब हम डिस्कस करते हैं वेंट्रिकुलर मसल फाइबर में किस तरह मूवमेंट, किस तरह इम्पल्स जाएगी। वंस द इम्पल्स रीचेज द एंड ऑफ द Purkinje फाइबर्स इट इज transmitted to the ventricular muscle fibers with the ventricular muscle fibers themselves, ठीक है। जैसे Purkinje fibers की तरफ आएँ तो वो खुद ब खुद जल्दी से मूवमेंट होगी। The velocity of the transmission is now only 0.3 to 0.1 millisecond 16 that in the Purkinje system, ठीक है। अब तकरीबन एंड पे जाके थोड़ा सा तो हमारे पास स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, 0.03 टू 0.5 मिली सेकेंड चली जाएगी कि कितनी की Purkinje फाइबर्स से तकरीबन 1/6 हो जाएगी। द कार्डिक इम्पल्स रैप द कार्डिक मसल रैप अराउंड द हार्ट इन अ डबल स्पायरल विद फाइबर सेप्टा बिटवीन द स्पायरल लाइन। देयरफॉर द कार्डिक इम्पल्स डज नॉट नेसेसरी ट्रैवल डायरेक्टली आउटवर्ड टुवर्ड द सरफेस ऑफ द हार्ट बट instead angulates toward the surface along the direction of the spiral. Because of this angulation, transmission from the endocardial surface to epicardial surface of the ventricle require as much as an either 0.03 second, approximately equal to the time transmission through the entire muscle portion of the Purkinje system। द टोटल ट्रांसमिशन फॉर द, इसमें वही बात है, मैं आपको यहाँ पे ख़ुद बता देती हूँ इसमें क्या उन्होंने बात की। उन्होंने यही कहा है कि हमारे पास जो है हार्ट की मूवमेंट, हार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह होता है कि हमारे पास जो है इम्पल्स है वो इजीली मतलब जा सके, उनकी मूवमेंट स्पायरल मूवमेंट जो हमारे पास हार्ट डबल स्पायरली हमारे पास हार्ट में फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जितने भी 0.03 सेकेंड का टाइम लगता है कि एंडोकार्डियम से एपिकार्डियम के सर्फेस तक जाते हुए, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास टोटल टाइम कितना लगेगा कार्डिक इम्पल्स बंडल ब्रांचेस से लेके वेंट्रिकुलर मसल तक जाने का हमारे पास 0.06 सेकंड का टाइम लगेगा। अब हम डिस्कस करते हैं, ये सारी वही समरी है, ठीक है, सारी समरी है, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा, इसमें इतना कोई इन्होंने मुश्किल बात नहीं की हुई। समरी का आप पढ़ेंगे आपको इजीली पता चल जाएगा इसमें